इंसान को झूठी प्यार मोहब्बत की स्टोरी कहां से कहां पे लेके जा सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। चले जाके वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। ये एक इलाका होता है रायपुर। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पे कॉलेज के जो नर्सिंग के स्टूडेंट होती हैं, लड़कियां, वो रहती हैं। इस इलाके में इस तरह की बिल्डिंग बनी होती हैं कि 2-3 माले होते हैं और लड़कियों ने रेंट पे वो माले ले रखे होते हैं, जैसे कि हॉस्टल में होता है। लेकिन ये हॉस्टल नहीं होता, आबादी के अंदर इलाके में घर होते हैं, तो घर लड़कियों ने रेंट पे ले रखे होते हैं। यहाँ पे एक दिन सुबह 11 बजे ऐसे होता है कि घर से लड़ाई झगड़े के शोर आना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर लड़ाई झगड़े का शोर आता रहता है। लड़ाई झगड़े के शोर में बाद में ये शोर चीखो पुकार में बदल जाता है। जब चीखो पुकार में बदलता है तो जो नीचे लड़कियां रहती हैं या दाएं बाएं जो कोई हमसाए रहते हैं, वो मकान मालिक जो होता है उसको फोन कर देते हैं। मकान मालिक भी करीब ही रहता है, 15-20 मिनट में मकान मालिक पहुंच जाता है। तो आके वो दरवाजा खटखटाता है। इसका वाहिद दरवाजा सीढ़ियों से होकर ऊपर जाता है। तीसरे माले के ऊपर ये शोर हो रहा था। नजरीन ग्रामी, सीन कुछ ये था कि ये एक बिल्डिंग थी जिसके 3 माला थे। तीसरे माला के ऊपर एक लड़की मंजू नाम की रहती थी। उसका दरवाजा बंद था। ये सीढ़ियों वाले फ्लोर से होते हुए ऊपर गए। मालिक मकान दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोल रहा था। वो खिड़की के जरिए अंदर झांकने की कोशिश करता है। खिड़की को धक्का लगाता है, वहां पे कांच लगा होता है, खिड़की खुल जाती है। इतनी देर में दरवाजा भी खुलता है। दरवाजे से 2 लड़के बाहर निकलते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब मकान मालिक क्या होता है, अंदर जाके देखता है तो क्या नजर आता है कि वहां पे 2 लड़कियों की लाश पड़ी होती है। तो मकान मालिक को ज्यादा कोई डिटेल नहीं होती कि ये लड़कियां कौन है, किधर से आई हैं, क्योंकि ये इलाका कुछ इस तरह का होता है कि जो भी कोई रेंट पे रहने के लिए आता है तो लोग ऐसे ही ज्यादा पूछ गूछ नहीं करते, क्योंकि ज्यादा कॉलेज की स्टूडेंट लड़कियां ही होती हैं, तो उनको रख रखाव के लिए मकान वगैरह रेंट के ऊपर दे देते हैं। लेकिन होता तो ये है, कोई भी किसी भी मोहल्ले में रहना जाए तो पुलिस थाने में जाके कंप्लेन करनी पड़ती है, एक वो एप्लीकेशन देना पड़ती है, वो सारा एक प्रोसीजर अलग होता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं दिया हुआ था। इस तरह मकान मालिकों को ज्यादा जांच नहीं थी, इनके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं था ये लड़कियां कौन है, किधर से आई है, कैसे रह रही थी, बस उसको तो कराए से गलत। खैर वो दोनों लड़के भाग जाते हैं। मकान मालिक जो होता है पुलिस को फोन करता है। पहले तो ये लोगों को समझ नहीं आती कि आखिर ये लड़कियां तड़प रही होती हैं, इनको किधर लेके जाए, हॉस्पिटल किधर है, कंफ्यूज इतना ज्यादा हो जाते हैं। ऊपर से उनकी किस्मत खराब, पुलिस वाले भी आधा घंटा लेट आते हैं। जैसे ही वो लेट आते हैं, जल्दी जल्दी लड़कियों की डेड बॉडीज जो होती है वो जिंदा है, मर चुकी है, ये तो बाद में पता चलेगा, हॉस्पिटल भेजी जाती है। हॉस्पिटल जाके पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां मर चुकी हैं। अब पुलिस वाले उन लड़कियों की मैयत को वापस नहीं लेते, हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी पंचनामा होना है, पोस्टमार्टम होना है सारा, फिर पता चलना है कि लड़कियां कत्ल कैसे हुई। वापस आते हैं क्राइम सीन के ऊपर, जो कि सील करके वो गए थे। क्राइम सीन पे आके देखते हैं, वहां पे उनको एक तवा मिलता है, फ्राई पैन मिलता है, और ऐसे होता है जैसे कोई मतलब दाल चावल पके होते हैं, साथ में पापड़ होते हैं एक थाल में, और वो सब्जी वगैरह भी पड़ी होती है। ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई खाना, यहाँ पे 4 बैठ के बंदे खा रहे थे, 2 भागने वाले लड़के और 2 ये लड़कियां खाना खा रहे थे। तो इनके अंदर कोई बहस झगड़ा हुआ है, तो वहां पे लड़ाई शुरू होगी। वहां पे खून के प्रिंट्स भी इस कमरे में लगे होते हैं, जहाँ पे सारी बात है, अगर किसी कमरे में आप 2 लड़कियों को कत्ल कर दें तो खून तो दाएं बाएं बिखरेगा। बेड के ऊपर खून के छींटे पड़े होते हैं, और छुरियां वहां पे जो हॉस्टल में किचन में छुरी इस्तेमाल होती है, वो भी 2 छुरियां गिरी पड़ी होती है, लेकिन उनके ऊपर कोई खून वगैरह नहीं लगा होता, वो क्लियर साफ नजर आ रही होती है। इनसे पता चलता है कि वो जो तवा था उसके ऊपर खून लगा हुआ, ऐसे लग रहा था, और डेंट भी पड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे इस तवे के ऊपर पकड़ के वार किया गया लड़कियों के ऊपर, इससे कत्ल किया गया। खैर पुलिस वाले अच्छी तरह जांच करते हैं कि हर इन लड़कियों के बारे में पता करें कौन है। हॉस्टल का जो मालिक होता है उससे भी पूछा जाता है, लेकिन उसको नहीं पता होता, वो तो जवाब दे देता है। इसलिए पुलिस को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद उनको उसी कमरे के अंदर से एक आईडी मिलती है, जो कि मंजू नाम की लड़की की एक आईडी होती है, और ये साथ वाले कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रही होती है। तो उसके ऊपर एक फोन नंबर लिखा होता है। वो फोन नंबर पे कॉल करता है, जो कि साथ ही एक इलाका होता है रायगढ़। वहां पे एक बंदे को मिलता है, वो पूछता है मंजू के क्या लगते हैं। वो पुलिस वालों को बताता है कि मैं मंजू का बाप हूँ। वो कहता है इस तरह आ जाओ जल्दी जल्दी, आपकी बेटी को किसी ने कत्ल कर। मंजू का बाप अपने इलाके में एक पटवारी होता है, वो जल्दी से आता है, हॉस्पिटल से लेके जाते हैं। अब वो तलाशी के दौरान उनको तस्वीरें भी कुछ मिली होती हैं। अब वो तस्वीरों को देखते हैं, तस्वीरें कुछ इस तरह से फाड़ी गई होती हैं कि जैसे 2 लड़की और लड़के की तस्वीर साथ हो, तो दरमियान में कोई गुस्से से लवर नहीं एक दूसरे की तस्वीर फाड़ देते कि मुझे इसके साथ तो रहना ही नहीं, या मतलब अलहदगी के बाद फाड़ देते हैं। इस तरह तस्वीरें फटी होती हैं। अब पुलिस वालों को कुछ समझ आना शुरू हो जाता है कि ये आज कोई चक्कर लग रहा है। दूसरी तरफ वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाल
डालते हैं। वहाँ पे अब जो मंजू की लड़की होती है, यहाँ पे मंजू के टिकटॉक अकाउंट से उनको एक वीडियो मिलती जो 3 दिन पहले अपलोड हुई थी। जो लड़का फोटो पे नजर आ रहा था वो नहीं थी, किसी और लड़के के साथ वो वीडियो बनी हुई थी। लेकिन उसके ऊपर जाके देखते हैं तो उस लड़के के साथ भी उसकी वीडियो बनी होती है, लेकिन 3 दिन पहले किसी और लड़के के साथ बनी होती है। यूं उनको लगता है कि ये कोई पक्की बात है, आशिकी का चक्कर है। फिर वो सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोगों के घरों के बाहर कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पे वो ये चीज देखते हैं कि 2 लड़के हैं कत्ल करके भाग रहे हैं। एक तो वही है जो तस्वीर में नजर आ रहा था लड़का, तो दूसरे लड़के को नहीं वो जानते थे। और वो भाग के मेन रोड के ऊपर आते हैं, वो सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करते जाते हैं ना, जैसे जैसे वो भाग रहे वो आगे सीसीटीवी कैमरे पे पहुंचे, आगे वाले पे पहुंचे, आगे वाले पे पहुंचे, ऐसे पहुंचते पहुंचते मेन रोड के ऊपर आते हैं। मेन रोड के ऊपर एक बंदा बाइक के ऊपर खड़ा होता है जिसने हेलमेट ऊपर लिया होता है सर के। ये दोनों उसके पास आते हैं, कुछ बात करते हैं, ऊपर बैठते हैं और चले जाते। अब वो तस्वीर जो होती है मंजू के बाप को दिखाई जाती है। मंजू का बाप उसे देखता है, फौरन पहचान जाता है। ये जी इनके घर के पास शुएब अहमद अंसारी उर्फ सैफी नाम का एक लड़का रहता है। तो पुलिस जो होती है इसके इलाके में जाती है, इसको ढूंढती है लेकिन नहीं मिलता। अब पुलिस क्या करती है, दूसरे लड़के को बाप भी नहीं जानता। पुलिस क्या करती है कि वो जो बाइक वाला लड़का रोड के ऊपर खड़ा था उसका नंबर निकालती है, रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब मालिक के पास पहुंचती है, उससे पूछती है कि ये कौन बाइक लेके गया था। वो बाइक जो लेके लड़का गया था उसका बताता है। चूंकि वो लड़का नाबालिग था इसलिए उसकी प्राइवेसी रखी गई है, पुलिस वालों ने उसके बारे में नहीं बताया। तो वो लड़के के पास जाती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसको गिरफ्तार करने के बाद फिर वो इस सैफी को भी गिरफ्तार कर लेती है और सैफी को साथ जो लड़का था उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये कोई क्रिमिनल तो थे नहीं बड़े कि ये कोई अपनी स्टोरी बना सकते या कोई इस तरह का करते। पुलिस थोड़ा सा दबाव डालती है तो ये सब कुछ मान जाते हैं। वाकया कुछ ये था कि 2019 में आके ये मंजू और सैफी फेसबुक के ऊपर दोनों एक दूसरे को मिले थे। क्योंकि ये दोनों एक ज़िले के थे इसलिए दोनों को आपस में जल्दी मोहब्बत हो जाती है और घर वालों से चोरी मुलाकातें करना शुरू कर देते हैं और घर वालों से पूछे बगैर तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं। जो लड़कियां और लड़के आजकल करते हैं सब कुछ ये करते हैं। करने के बाद ये घर वालों से बात भी नहीं करते और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कभी कभी खबरों के अनुसार यह भी सुनने को मिलता है कि इन लोगों ने मंदिर में भी जाकर शादी की। क्योंकि लड़का मुसलमान था, लड़की हिंदू थी, तो इसलिए इनका ये थोड़ा सा सिस्टम फिर मुसलमानों वाला भी आ जाता है, हिंदूज वाला भी आ जाता है। तो दोनों धर्मों के तहत इन लोगों ने शादी करी है। शादी करने के बाद कुछ अरसे बाद ये तस्वीरें खींच के फेसबुक के ऊपर डालता है ये सैफी, शुएब अहमद अंसारी उर्फ सैफी। तो तस्वीरें डालने की वजह से ये तस्वीरें लड़की के घर वाले मंजू के घर वालों तक पहुंच जाती है। तो वो इतराज करते हैं, अपनी बेटी को मना करते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर देते हैं। सैफी दूर हो जाता है अपनी बीवी से, लेकिन सैफी के घर वाले भी इतराज करते हैं, वो भी इनको नहीं मिलने देते। लेकिन सैफी और मंजू का फेसबुक के ऊपर और फ़ोन के ऊपर रब्ता रहता है, ये चैट में बात करते रहते, वैसे भी बात करते हैं। उस दिन क्या होता है कि उस दिन सीन ये होता है कि ये जो सैफी होता है ये अपने इलाके में रह रहा होता है, मंजू ही अपने घर में होती है, लेकिन उस दिन शाम को ये अपनी बहन को मिलने आती है उसके हॉस्टल में और रात वहाँ पे रुकती है। अगले दिन सुबह 10 बजे उसकी बहन ने हॉस्टल से कॉलेज जाना होता है, लेकिन अपनी बहन की वजह से नहीं जाती। तो ये पीछे सैफी उससे रब्ता करता है, उससे कहता है मैंने 10 मिनट तुमसे मुलाकात करनी, मिलना है। वो कहती हॉस्टल आ जाओ, मैं अपनी बहन के पास हूँ। अब मिलने की वजह क्या थी? मिलने की वजह ये थी कि 3 दिन पहले इसने जो टिकटॉक के ऊपर वीडियो अपलोड करी थी सैफी ने, वो देखी किसी और लड़के के साथ थी। उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये मुझे काफ़ी दिनों से इग्नोर भी कर रही है और ये किस तरह इससे ऐसे क्लोज होकर किसी और लड़के के साथ वीडियो बना सकती है, बीवी ये मेरी है, ये ऐसे क्यों कर रही है। तो इस गुस्से में उसने सोचा आज मैं इसका किस्सा ख़त्म कर ही दूंगा। तो वो कत्ल करने के लिए घर से निकलता है। अपना एक दोस्त होता है गुलाम मुस्तफ़ा जो कि उसके साथ भाग रहा था, उसको भी लेता है और एक नाबालग दोस्त को लेता है। गुलाम मुस्तफ़ा को 7,000 रकम देने की बात करी होती है और जो नाबालग दोस्त होता है उसको 15,000 रुपया रकम देने की बात करी होती है और साथ लेके उनको चला जाता है कत्ल करने के लिए। लेकिन आगे जब जाते हैं तो पहले ये जाके वहाँ पे बैठता है, बातचीत करता है, खाना खा रहे होते हैं, ऐसे ये उससे पूछता ही नहीं है। तो इनका बातों बातों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। झगड़ा बढ़ता है और ये फ्राईबान पकड़ता है और मारता है मंजू के सर में। इतनी देर में उसकी बहन लड़ाई करना शुरू कर देती है। गुलाम मुस्तफ़ा उसको संभालता है, वो फ्राईबान सा पकड़ता है तवा सा ऐसे सैफी से और उसकी बहन के सर में दे मारता है। ऐसे ये दोनों लड़कियां मर जाती हैं और बार बार वार करते हैं उनके ऊपर, ये लड़कियां मर जाती हैं। तो ये जब हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है कॉल डिटेल में भी ये मंजू का इससे रब्ता था। निकाहनामा भी वो जो लड़के सैफी के घर में जाते हैं तो निकाहनामा भी उनका निकल आता है। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। एक थाने में FIR भी निकलती है, उसके खिलाफ दरखास्त दी होती है सैफी के खिलाफ मंजू ने। पता चलता है जब ये मोहब्बत करती थी तो इसने उसके खिलाफ दरखास्त क्यों दी। तो बाद में पता चलता है ये मोहब्बत तो करती थी लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती दरखास्त दिलवाई थी कि ये पीछा छोड़ दे। बाद में दोनों ख़ानदान की आपस में बातचीत होने के बाद ये इनकी सुलह सफाई भी हो गई थी। अब ये तीनों पुलिस की हिरासत में हैं
और ये इनका ट्रायल चल रहा है। आगे जो होगा ये तो फिर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इनका ये केस चल रहा है और वो दोनों लड़कियों का पंचनामा हो गया, उसके बाद उनका वो पोस्टमार्टम भी हो गया, उसके बाद उनके घर वालों को उनकी डेड बॉडी सौंप दी गई और उनका अंतिम संस्कार हो गया। इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होती है। मुझे इजाज़त दें।